नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस 2024 के विषय में पढ़ रहे थे, यानी कि सीटेट का जो पर्यावरण का सेक्शन है उसको हम लोग देख रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस का पहली वीडियो या पहला पार्ट जो था उसके विषय में बताया। उसमें हम लोगों ने हाथी के बारे में, चींटी के बारे में तथा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखा जो इस चैप्टर में, या आप कह सकते हो कि क्लास 4 एनसीईआरटी की बुक में पूरा एकदम सीरियल वाइज हम लोग चल रहे हैं। जैसे जैसे टॉपिक आ रहे हैं एक एक टॉपिक को हम अच्छे समझ रहे हैं और उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 4 ईवीएस एनसीईआरटी पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें जो टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, अगली जो हमारी कड़ी है वो कड़ी है, एक चैप्टर है ओमना की डायरी। ध्यान समझिएगा, चैप्टर का नाम है ओमना की डायरी। अब देखिए, ओमना एक लड़की है, ओमना एक लड़की है और इसकी डायरी से संबंधित कुछ चीजें हमें समझनी है, पढ़नी है। उससे पहले हम जान लेते हैं ये ओमना है कौन। देखिए, ओमना गुजरात के, ओमना गुजरात के गांधीधाम, गुजरात के गांधीधाम, गांधीधाम जो कि कच्छ के रण के नजदीक है, कच्छ के रण के नजदीक है, वहां की रहने वाली एक लड़की है। इसकी एक दोस्त है राधा। अब देखिए कहानी को समझिएगा, ये दोनों प्लान करते हैं, या इन दोनों की ओमना की जो फैमिली है वो जाना चाहती है केरल। कहां जाना चाहती है? केरल। तो इसको लेके ये बहुत खुश है। ओमना कहती है कि अपनी दोस्त से, राधा से, कि तुम भी चलो हमारे साथ घुमाना। ठीक है, दोनों लोग प्लान करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन पहले ही राधा को चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से इसका पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से ओमना बहुत उदास होती है। तो राधा उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, रास्ते में जो जो चीजें तुम देखना या जो तुम्हें अटपटा लगेगा उसको तुम अपनी डायरी में नोट कर लेना, और जब तुम मुझको ये बताओगी तो मैं पूरे रास्ते का आनंद ले लूंगी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। तो ओमना की डायरी से कहने का अर्थ यही है कि अब ओमना जिन जिन चीजों का जिक्र करेगी वही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, या बनते हैं, या अब तक बन चुके हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन चुका है। क्या बन चुका है? गुजरात में गांधीधाम, या गांधीधाम कहां है? गुजरात में है। कच्छ का रण कहां है? गुजरात में है। ये तो पहले ही क्वेश्चन बन गया। अब हम एक एक पॉइंट्स को धीरे धीरे निपटाएंगे। ठीक है, देखिए, अब जब ओमना सफर के लिए रेडी होती है तो वो देखती है, कहती है मम्मी सब कुछ बांध लो, कपड़े ले लो, पैसे ले लो, चल देती है। अब साथ में साथ देखती है कि उसकी मम्मी क्या करती है? ढोकला, उसकी मम्मी ढोकला, चटनी, ढोकला के बाद चटनी, नींबू वाले चावल, नींबू वाले चावल अपने साथ वो बांध लेती है, अपने साथ वो बांध लेती है। ओमना कहती है मम्मी ये क्यों ले रही हो? कहीं बेटा रास्ते में भूख लगेगी तो हम खाएंगे। अर्थात ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ये हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं गुजरात में। ठीक है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल हमें देखने को कहां मिलते हैं? गुजरात में। ठीक है, जब ट्रेन आगे बढ़ती है, गुजरात से जब ट्रेन आगे बढ़ती है, थोड़ी ही दूर पे जाके ट्रेन रुकती है। कहां पे? वलसाड़ स्टेशन पे, वलसाड़ स्टेशन पे। यहां से इनकी मम्मी लेती हैं वटाटा वड़ा, वटाटा वड़ा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वटाटा वड़ा कहां मिलता है? वलसाड़ स्टेशन। ये स्टेशन कहां है? गुजरात में। तो अब ये खाने पीने वाले की चीजें हैं। जैसे आपसे कहता है कि ढोकला या नींबू वाले चावल, वटाटा वड़ा देखने को कहां मिलता है, या किस स्टेशन पे वटाटा वड़ा, वटाटा वड़ा, वटाटा वड़ा चिल्लाते रहते हैं? कहां पे? वलसाड़ स्टेशन पे। ठीक है, अब पूरा खाना वाना पैक कराने के बाद में इनकी मम्मी यात्रा के लिए निकल पड़ती है। किसकी मम्मी? ओमना की। ठीक है, अब ओमना क्या करती है? अपना सब कुछ वो भी खाना लेके अपने अपने सीट नंबर को देख करके बैठ जाती हैं। बैठने के बाद में यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अब ओमना अपनी डायरी में नोट करने लगती है कि हम लोग निकले तो ये भोजन लेके निकले, इस स्टेशन पे मम्मी ने ये लिया। ठीक है, जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद सामने के डिब्बे पे, सामने के डिब्बे पे दो लड़के बैठते हैं, दो लड़के, और ओमना की
इनसे दोस्ती होती है और ये लड़के बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कोझिकोड, हम जा रहे हैं कोझिकोड, जो कि कहाँ है, केरल में है। तो इस लाइन से आपको यह समझना है कोझिकोड स्थल कहाँ है, केरल में। ठीक है, कहानी समझिएगा। ओमना ने घर से निकली, मम्मी ने उसके लिए भोजन लिया, भोजन का नाम आपको बता दिए हम, वलसाड स्टेशन पे बटाटा वड़ा लिया। जब ट्रेन कुछ आगे बढ़ी तो सामने वाले बर्थ पे दो बच्चे थे, दो लड़के थे जो उसी की उम्र के थे। उसने उनसे बातचीत की, दोस्ती की, तो पता चला कि वे लड़के कोझिकोड जा रहे हैं जो कि केरल में है। ठीक है, अब ट्रेन आगे बढ़ी, धीरे धीरे जब रास्ते में ट्रेन आगे बढ़ी तो शाम का समय हुआ। ओमना ने खाना पीना खाया और बाहर अंधेरा था, तो भाई अंधेरे में क्या देखेगी वो चुपचाप सो गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगले दिन उसकी नींद खुली, जब अगले दिन नींद खुली तो उसने देखा कि जो जिस इलाके में या ट्रेन जहां पे रुकी हुई है, ट्रेन जहां पे रुकी हुई है वहां की मिट्टी लाल रंग की है, मिट्टी लाल रंग की है, प्लस वहां का मौसम ठंडा है। यानी कि गुजरात का मौसम उस समय गर्म था, लेकिन जब वो सुबह उठी, उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि स्टेशन बाहर झांका, ट्रेन से देखा वहां की मिट्टी लाल है, वहां हल्की ठंडी है। तो मम्मी से बोली, मम्मी ये कौन सा स्टेशन है, हम कहाँ पहुंच गए। कहीं बेटा वो देखो, पढ़ो क्या लिखा है। तो जब उसने पढ़ा तो वहां लिखा था मडगांव। क्या लिखा था, मडगांव स्टेशन, मडगांव स्टेशन गोवा, मडगांव स्टेशन गोवा, अर्थात मडगांव स्टेशन कहाँ है, गोवा में। ठीक है, तो ओमना ने अपनी डायरी नोटिस कर लिया, अच्छा मडगांव स्टेशन गोवा में है और इस स्टेशन पे या यहाँ लाल मिट्टी देखने को हमको मिली। साथ ही साथ उसने ये नोटिस किया कि यहाँ का मौसम गुजरात की अपेक्षा ठंडा है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि गुजरात की अपेक्षा गोवा का मौसम कैसा है, तो गुजरात की अपेक्षा गोवा का मौसम ठंडा है, गुजरात की अपेक्षा गोवा का मौसम ठंडा है। ठीक है, अब यहां से ट्रेन गोवा से निकलती है, गोवा से ट्रेन आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है फट से अंधेरा हो जाता है, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, और हड़ 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 की आवाजें आती है। तो ओमना कहती है, मम्मी ये क्या हो रहा है। कहीं बेटा जो ट्रेन है ना, ट्रेन ये सुरंग और पुल से गुजर रही है। जब सुरंग से गुजर रही है तो पूरा अंधेरा, लेकिन जब पुल से गुजर रही है तो हड़ हो रहा है। कहीं अरे कितनी सुरंगे पुले हैं। कहीं बेटा अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर तो भी बाकी है, टेलर है। कहीं सही से बताओ ना। तो उनकी मम्मी ने कहा, देखो बेटा गोवा से लेके केरल तक, अभी हमको गोवा से केरल जाना है, गोवा से लेके केरल तक टोटल 92 सुरंगे, 92 सुरंगे तथा 2000 पुल हमें देखने को मिलेंगे, 2000 पुल हमें देखने को मिलेंगे। और ये डिक्टो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोवा से केरल के बीच में कितनी सुरंगे और कितने पुल देखने को मिलते हैं, या जब आप भारत के किस हिस्से में जाएंगे जहां आपको अधिकतम सुरंगे और पुल देखने को मिलेंगे, तो गोवा से केरल के बीच। ठीक है, जब गोवा से केरल के बीच ये ट्रेन चलती है तो टोटल 92 सुरंगे और 2000 पुल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए अब इसकी ट्रेन गोवा से निकलती है। ठीक है, जब इसकी ट्रेन गोवा से निकलती है तो इसने नोटिस कर लिया कि हमें रास्ते में पुल मिलेंगे। कुछ समय बाद उसने देखा ट्रेन उडुपी स्टेशन पे खड़ी है, उडुपी स्टेशन पे खड़ी है, उडुपी स्टेशन कर्नाटक, उडुपी स्टेशन कर्नाटक। उसने वहां देखा, क्या देखा, चारों तरफ चावल की खेती है, चावल की खेती प्लस नारियल की खेती, साथ ही साथ यहां पर लोग जो थे, आदमी धोती पहने थे और महिलाएं जो थी वो साड़ी पहनी थी। ठीक है, धोती की लुंगी पहने थे और महिलाएं जो थी वो साड़ी पहने थी। अर्थात कर्नाटक में उडुपी स्टेशन है या उडुपी स्टेशन कर्नाटक में है, तथा कर्नाटक में लोग चावल की खेती करते हैं और नारियल के पेड़ उगाते हैं। सूती क्रीम कलर की सूती धोती पहनते हैं आदमी लोग, और औरतें साड़ी का पहनावा पहनती हैं। तो आपसे पूछेगा किस जगह पर मर्द क्रीम कलर की धोती पहनते हैं तथा महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो पहनने को तो कहीं भी पहन सकते हैं, बट कर्नाटक में
सबसे ज्यादा आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ट्रेन आगे बढ़ती है। सोचिए, ट्रेन अहमदाबाद गुजरात से चली थी। गुजरात से चलने के बाद में ट्रेन पहले कहां पहुंची? गोवा। गोवा से ट्रेन पहुंची कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में ट्रेन अब पहुंची गई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब इसकी जो ट्रेन है ओमना की, आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है कहां? केरल में। कहां पहुंच जाती है? केरल में। केरल के कोट्टायम स्टेशन पे, केरल के कोट्टायम स्टेशन पे ये रेलगाड़ी जाके रुकती है और उसकी मम्मी कहती हैं अब हम लोग अपनी जगह पे या अपने स्थान पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये ओमना गुजरात से लेके केरल तक आ चुकी है। कहां से? गुजरात से लेके केरल तक आ चुकी है। जैसे ही केरल पहुंचती है तो केरल आती है तो ये तुरंत कहती है वो देखो वली अम्मा, वो देखो वली अम्मा है, वली अम्मा। वली अम्मा, वली अम्मा मतलब मम्मी की बड़ी बहन, मम्मी की बड़ी बहन, मम्मी की यानी कि उसकी मम्मी की जो बड़ी बहन है उनको केरल में वली अम्मा कहा जाता है। अर्थात मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा में मौसी को, मम्मी की बड़ी बहन को वली अम्मा कहते हैं। वली अम्मा मतलब वली अम्मा, जो बड़ी है अम्मा, बड़ी है अम्मा, अर्थात हमारी मम्मी से जो बड़ी है वो वली अम्मा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। मलयालम में बड़ी माता की बड़ी बहन को या बड़ी मौसी को, मतलब मम्मी की बड़ी बहन को या मौसी को वली अम्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तथा मलयालम में नानी को अम्मामू के नाम से जानते हैं। अम्मामू मतलब जो अम्मा की भी माँ है, अम्मामू। ठीक, तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिली। मलयालम में वली अम्मा को क्या कहते हैं या मौसी को क्या कहते हैं? वली अम्मा। मलयालम में वली अम्मा का अर्थ है माता की बड़ी बहन अर्थात मौसी, और अम्मामू का अर्थ है नानी। ठीक है, जब ये अपनी नानी के यहाँ पहुंच जाती है तो इसकी नानी कहती है आओ बेटा आओ, बढ़िया से खाना पीना खिला सुला देती है, चलो बेटा कल चलेंगे हम लोग घूमने। जब केरल में ये अगली बार घूमने लेके जाती हैं तो नदी में जब घूमने के लिए जाते हैं तो जो नाव होती है कभी इधर जाए, फिर इधर मुड़ जाए, फिर इधर मुड़ जाए, फिर इधर मुड़ जाए, फिर इधर मुड़ जाए। तो ओमना कहती है नानी ये क्या कर रहा है, ये नाव इतनी घूम क्यों रही है? कहे बेटा तभी तो इसका नाम है फेरी। फेरी अर्थात केरल में नाव से जब हम लोग नौका विहार करते हैं या नदी में घूमते हैं तो उसको कहते हैं फेरी। फेरी। अब आप जरा माइंड को रिवर्स लेके जाइए। हमने आपको कल बताया था कि नाव से जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, नाव से जब बच्चे पढ़ने जाते हैं केरल में तो उसको कहते हैं वल्लम। उसी नाव से या अलग नाव से जब यात्रा करते हैं, घूमते हैं तो उसको कहते हैं फेरी। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। केरल में नाव से घूमने फिरने को या नाव जो यात्रा करने के लिए प्रयुक्त होती है उसको हम कहते हैं फेरी। कहां पे? केरल में। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब शाम को ओमना घूम घाम के आती है तो उसकी नानी बताती है बेटा रास्तवा में आई हो तो कितना स्टेशन पड़ा है? तो कहती नानी गिने तो नहीं है। कहीं फिर भी कहीं आप ही बता दो। तो उसकी नानी बताती है जब तुम गांधी धाम से चली थी और तुम आई हो केरल, केरल में जो मेरा इलाका है उसका नाम है नागरकोइल। तो केरल से लेके नागरकोइल तक पूरा 14 स्टेशन पड़ता है। कितना स्टेशन? 14 स्टेशन। कहे हाँ 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 नानी सही कह रही हो आप, 14 स्टेशन पड़ता है। तो ठीक है, तो देखिए ये थी ओमना की डायरी से संबंधित जानकारी। इसके बाद में ओमना अपना टिकट देखती है। क्या देखती है? टिकट। पूछती है नानी इस टिकट में मेरा नाम नहीं है तो हम कैसे जानेंगे, या इस टिकट से क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है? तो उसकी नानी बताती है देखो टिकट से तुम्हें क्या मिलेगा। पहली बात ट्रेन नंबर तुम्हें जानकारी होगी, ट्रेन नंबर जानकारी होगी, तुम्हारा सीट नंबर जानकारी होगा, तुम्हारा डिब्बा नंबर यानी कि किस डिब्बे में हो, साथ ही साथ दूरी, कितनी दूरी कहां से कहां जाती हो, और समय, इसका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, साथ ही साथ दिनांक का। ठीक है,
यानी कि रेलवे की टिकट से हमें किन किन बातों की जानकारी होती है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। पहला, ट्रेन का नंबर, समय, सीट नंबर, डिब्बा नंबर, किराया, दूरी और स्थान, यानी कि किस जगह से किस जगह जा रहे हो आप, कब ट्रेन पकड़ोगे, कब पहुंचाएगी, दिनांक, उसके साथ साथ ट्रेन का नंबर, डिब्बा नंबर और सीट नंबर की जानकारी आपको रेलवे की टिकट से हो जाती है। ये आप ध्यान रखे रहेगा, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप फंसिएगा नहीं। तो अब इसको एक बार हम दोहरा लेते हैं, ध्यान समझिएगा। इस चैप्टर में ओमना की डायरी, ओमना अपनी डायरी में जो जो चीजें लिखती हैं उसके विषय में चर्चा करनी है। सबसे पहले ओमना गांधीधाम गुजरात के कच्छ केरल से निकलती है, केरल तक उसको जाना होता है। उसकी मम्मी जब भोजन पैक करती हैं तो ढोकला, चटनी, नींबू, वटाटा वड़ा, अर्थात हमको समझना है कि ये भोजन कहाँ मिलते हैं, गुजरात में। जब ट्रेन थोड़ी सी आगे चलती है उसको दो दोस्त मिलते हैं जो कोझीकोड जा रहे थे। कोझीकोड कहाँ है, केरल में। फिर वो खाना पीना खा के सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है सामने लिखा था मडगांव। उसको पढ़ने पे समझ में आया कि मडगांव हम गोवा में है और यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है तथा यहाँ का मौसम जो है वो गुजरात की अपेक्षा ठंडा मौसम है, ठीक है। फिर ट्रेन आगे बढ़ती है, कुछ दूरी जाने पे वो कर्नाटक में प्रवेश करते हैं या कर्नाटक में एंटर करते हैं। वहां वो देखती है कि चावल की खेती बहुत जबरदस्त होती है, नारियल की खेती होती है, साथ ही साथ वहां के जो लोग थे वो धोती पहनते थे और महिलाएं क्या पहनती थी, साड़ी पहनती थी, ठीक है। उसके बाद उसका वो आगे बढ़ती है तो उसको कोट्टायम यानी कि केरल में पहुंच जाती है। केरल पहुंचने के बाद में उसकी मौसी, मम्मी की बड़ी बहन मिलती है जिसको वलियम्मा वलियम्मा बोलते हैं, और नानी अम्मामू। अगले दिन उसकी नानी उसको नाव से घुमाती है जिसका नाम है फेरी, फेरी, ठीक है। और शाम को वो रेलवे टिकट के विषय में बताती है जिसके विषय में भी यहाँ पे चर्चा कर लिया, ठीक है। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको यहां से 6-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो एग्जाम में आपको पूछता है। तो जैसे पूछेगा आप स्टोरी का ध्यान रखे रहिएगा ताकि आपका कोई टॉपिक निकले ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, ओमना की डायरी समाप्त करने के बाद में कुछ चीजें हम और समझ लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए उसमें यह है कि आंध्र प्रदेश में एक समूह है। आंध्र प्रदेश में, देखिए आंध्र प्रदेश में एक समूह है या संगठन है, आप कह सकते हो, जिस संगठन का नाम है रंगारेड्डी। क्या नाम है, रंगारेड्डी। ऐसा लग रहा है नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रंगारेड्डी एक समूह है। वहां की आंध्र प्रदेश की जो प्रथा थी बड़ी गड़बड़ थी। छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था जिससे उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यहां तक कि कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, जिस वजह से नाराज लोगों ने एक अपना स्वयं का संगठन बनाया और इस संगठन ने निर्णय लिया कि हम अपनी बच्चियों का 18 साल से पहले विवाह नहीं करेंगे। और इस चीज को या इसको सरकार ने जब देखा तो सरकार ने इसको सराहना किया और सरकार ने भी ये नियम लागू कर दिया कि विवाह की जो बालिका होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल होगी और बॉयज की यानी कि लड़कों की जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 साल होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखे रहेगा, जो रंगारेड्डी गांव है बहुत इंपॉर्टेंट गांव है। कहाँ का गांव है, रंगारेड्डी गांव आंध्र प्रदेश का है। जो ये निर्णय करता है या डिसाइड करता है कि हम अपनी बच्चियों का शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे, यही बात सरकार को पसंद आती है। तो हमारी जो भारत सरकार है उसने अभी भी ये क्राइटेरिया निश्चित किया हुआ है कि 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी नहीं होगी और ना ही 21 साल से पहले किसी लड़के की शादी होगी। अगर ऐसा होता है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में ही कबड्डी के कुछ नाम है, जैसे हुतुतु। देखिए कबड्डी का नाम है हुतुतु, चेडू, गुडू और हाडुडू। देखिए हाडुडू, ठीक है। तो ये कबड्डी के कुछ नाम है, जैसे हुतुतु या हाडुडू, चेडुडू, ये कबड्डी के कुछ नाम है। या जैसे आपसे एग्जाम कोई पूछे कि हाथुतु क्या है तो ये कबड्डी है, ठीक है। कबड्डी के कुछ नाम है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लियर।
अब देखिए जब ये आंध्र प्रदेश में जब ये शिक्षा ये नियम लागू हो गया कि 18 साल से जब तक लड़की ऊपर नहीं हो जाती या 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो नाबालिग मानी जाएगी, या आप कह सकते हैं कि वो शादी के योग्य नहीं होगी। तो सीधी सीधी बात है, इससे महिलाओं को मौका मिलेगा, पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा और उनका डेवलपमेंट होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में या इसी क्रम में वहां की एक महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखिए इनकी खासियत देखिए आप, ये कैसी है देखिए। कर्णम मल्लेश्वरी की खासियत, इनके पिताजी हवलदार थे, क्या थे? पुलिस हवलदार थे। इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं, 29 मेडल। 29 मेडल किसमें? भारोत्तोलक में। भारोत्तोलक क्या होता है? वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में यानी कि भार उठाने में इन्होंने भारत को 29 मेडल जितवाए हैं। और ये 12 वर्ष की आयु से ही, 12 वर्ष की आयु से ही वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं या भार उठाने का काम करती हैं। इनकी 4 अन्य बहनें भी हैं जो क्या करती हैं? भार उठाने का काम करती हैं। कुछ महिलाएं और थी मुंबई की, जैसे ज्वाला, हीरा और लीला। ये महिलाएं भी उत्कृष्ट कार्य की हैं, या खेल की दृष्टिकोण से कबड्डी में इन्होंने कई मेडल जीते हैं जो बंबई की थी, इनसे प्रेरित होकर के। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी खूब आपसे पूछता है, कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी या कहां की थी? आंध्र प्रदेश की। क्या करती थी? वेटलिफ्टिंग का काम करती थी। कितने वर्ष की आयु से? 12 वर्ष की आयु से वेटलिफ्टिंग का काम करती हैं। इन्होंने भारत को 29 मेडल जिताए हैं, तथा साथ ही साथ अब ये ध्यान रखे रहिएगा, ये 130 किलो भार उठाती है। सोचिए 130 किलो उठाने में हम लोग तो कमर टूट जाएगी, लेकिन ये इतनी कर्मशील है, ये केवल औरत होते हुए भी 130 किलो का भार उठा लेती हैं और भारत को इन्होंने 29 मेडल जितवाए हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं जो इनके नक्शे कदम पे चलती हैं और वो भी खेल को बहुत क्या करते हैं? तवज्जो देती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा किसका? कर्णम मल्लेश्वरी का, या आप कह सकते हो कि जो हमने चैप्टर पढ़ा ओमना की डायरी के बाद में हमारा जो था ये चैप्टर था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, चूंकि किताब है, किताब में चैप्टर वाइज है, अलग अलग है, तो जो जो पॉइंट्स आ रहा है उस पॉइंट्स को हम समझते चल रहे हैं और चीजों को इकट्ठा करते चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट्स है हमारा वो है फूलों के विषय में। किसके विषय में? फूलों के विषय में। देखिए बात करें फूलों की, तो जहां बहुत सारे फूल हैं या फूलों की घाटी डायरेक्ट है, फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को। क्यों? क्योंकि जब वहां पे कोई व्यक्ति जाता है तो वहां बहुत सारे फूल हैं, जैसे कुछ खाने वाले फूल हैं, कुछ दवाई वाले फूल हैं, और कुछ देखिए कुछ खाने वाले, कुछ दवाई वाले, और कुछ हमारे प्रयोग में या उपयोगी फूल हैं, जैसे कि सुगंधित फूल है या उपयोगी फूल है। कैसे हम समझते हैं? देखिए क्योंकि फूलों की घाटी है उत्तराखंड, यहां पर खाने वाले फूलों में जैसे कचनार के फूल, कचनार के फूल को उत्तर प्रदेश में सब्जी बना करके खाया जाता है। केले के फूल, केले के फूल को केरल में सब्जी बना के खाते हैं, क्योंकि केरल में केला बहुत होता है। सहजन के सब्जी या सहजन का फूल, इसको कहां खाते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सब्जियों के विषय में कचनार के फूल को खाया जाता है उत्तर प्रदेश में। केले के फूल को या केले की सब्जी बनाई जाती है कहां? आपकी केरल में। सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र में। अब देखिए यहां पे जैसे कि गुलाब का फूल हो गया या गुलाब जल, गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन, प्लस ग्लिसरीन, इसको आप मिला दीजिए, गुलाब जल और ग्लिसरीन को मिला दीजिए तो त्वचा नहीं फटती। जैसे गर्मी में होठ फट जाते हैं या हाथ पे यहाँ दरारें पड़ जाती है, ब्लड आने लगता है, तो अगर आप गुलाब जल और ग्लिसरीन को मिला देंगे तो आपकी त्वचा एकदम मुलायम रहेगी या नरम बनी रहेगी। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि गुलाब का और जो आपका ये ग्लिसरीन है, इसके मिक्सर को हम एज अ प्रोटेक्शन या
स्किन प्रोटेक्टर के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है, या दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। वही बात की जाए जीनिया और देखिए जीनिया और केवड़ा, ठीक है। देखिए नहीं, केवड़ा तो आपका ये होता है, केवड़ा आपका रंग देने के लिए। जीनिया और एक और है कोई पौधा, गुलदावरी, ठीक है। देखिए जीनिया और गुलदावरी, इन पौधों का या इन फूलों का प्रयोग कपड़ों में रंग देने के लिए किया जाता है। कपड़ों में रंग देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? जीनिया या गुलदावरी का, ठीक है, जीनिया या गुलदावरी का प्रयोग करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला को, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला को इत्र का घर बोलते हैं या इत्र की नगरी बोलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है यहां पर सबसे ज्यादा इत्र बनाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इत्र बनाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मधुबनी चित्रकला शैली। देखिए इसको एकदम ध्यान से करिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, खूब दबा के पूछता है। केवल यहां ही नहीं, आजकल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने लगा है। देखिए मधुबनी चित्रकला शैली, सबसे पहली चीज ये बिहार में फेमस है। मधुबनी जो चित्रकला शैली है वो कहां फेमस है? बिहार में। इसमें होता क्या है? पिसा हुआ चावल प्लस हल्दी प्लस फूल, इसके रंग से या इसको मिला करके इसके रंग से हम चित्रकारी करते हैं। क्या करते हैं? चित्रकारी करते हैं। कहां पर? दीवार पर। दीवार पर पिसे हुए चावल, हल्दी, फूलों के रंग को मिलाकर दीवार पे जो चित्रकारी की जाती है, इस चित्रकारी को मधुबनी चित्रकला शैली कहते हैं। जो कहां की चित्रकला शैली है? बिहार की। अब इस चित्रकारी में इंसान का चित्र, जानवर का चित्र, पेड़ पौधों का चित्र इत्यादि बनाया जाता है, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला शैली कहां फेमस है? बिहार में। इस चित्रकला शैली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें फूलों के रंग को और इसमें आपको चावल के घोल या चावल के रंग, नील, हल्दी, फूल इत्यादि के रंगों से को मिला करके हम जानवर का चित्र, पक्षी का चित्र, पशु का चित्र, मछली का चित्र इत्यादि का चित्र बनाते हैं। और ये चित्रकला शैली बिहार में बहुत फेमस है, ठीक है। खूब आपको एग्जाम में दबा के पूछता है, लगभग समझिए ये दूसरे तीसरे साल ये आ ही जाता है। तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। देखिए तो मधुबनी चित्रकला से समझ में आ गई आपको? कोई यार परेशानी तो नहीं हुई? देखिए अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इस बताया है कि बंटवारे के पहले भारत और पाकिस्तान एक देश थे, जिसमें गाजी खान एक जगह है, गाजी खान, जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो गाजी खान जगह क्या है? पाकिस्तान में। बंटवारे के समय एक बच्चा अपनी कहानी लिखता है कि मेरा घर छिन गया, सब कुछ मेरा छिन गया, तो मैं जाऊं कहां? और वो बच्चा था हरियाणा के गुरुग्राम का, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम नहीं, मतलब बच्चा था पाकिस्तान का, बाद में बच्चा आया हरियाणा के गुरुग्राम में। तब वो बच्चा जब हरियाणा के गुरुग्राम में आया तो उसने अपना घर बनाया। घर उसने बनाया मिट्टी का, उसके पिताजी ने मिट्टी का घर बनाया। मिट्टी का जब उन्होंने घर बनाया, साथ ही साथ उन्होंने दीवार को क्या किया? मिट्टी का बनाया और उसमें गोबर को मिक्स कर दिया। दीवार में गोबर को मिक्स कर दिया ताकि कीड़े ना लगे। क्या ना लगे? ताकि उसमें कीड़े ना लगे या दीमक ना लगे, और साथ ही साथ हम उनका घर एकदम सुरक्षित रहे, ठीक है। तो जब ये सोहना अपनी कहानी बताता है तो उसमें से वो बताता है कि हरियाणा गांव में मैं रहता हूं, गुरुग्राम गांव में हरियाणा के, वहां कच्चे मकान की मिट्टी के घर मेरा जो बना है, भूसा और गोबर लीपते हैं ताकि कीड़े न लगे, साथ ही साथ कीकर लकड़ी में दीमक नहीं लगते, वो भी ये बताता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि वेलवनिका गांव कहां है आपका? वेलवनिका गांव आपका है कर्नाटक में।
कहाँ है? कर्नाटक में। इस गांव में जुलाई में प्याज की खेती बहुत तेजी से की जाती है। किसकी? प्याज की खेती बहुत तेजी से की जाती है। प्याज की खेती बहुत तेजी से की जाती है और प्याज की खेती के लिए सबसे पहली चीज है कि हल्का सा पानी डालने के बाद में मिट्टी को नरम बनाना। ठीक है, मिट्टी को नरम बनाना। तो मिट्टी को नरम बनाने का मतलब यह है मिट्टी को से खुदाई करना। ठीक है, तो खूंटी से मिट्टी को नरम बनाया जाता है। खूंटी से मिट्टी को नरम बनाया जाता है। कुरिये से प्याज को बोया जाता है और साथ ही साथ इलिये से प्याज प्लस पौधे को अलग किया जाता है। ठीक है, मत देखिए, पहले ऐसे ठोक ठोक के मिट्टी नरम बना देते हैं। किससे? खूंटी से। फिर ऐसे गड्ढा खन के प्याज लगा देते हैं। किससे? कुरिये से। और इलिये से जब प्याज, देखिए अगर ये मान लीजिए ये प्याज है तो ये पौधा है, इसको काटते किसकी मदद से हैं? इलिये की मदद से। ठीक है, तो प्याज को पौधे से अलग करने के लिए इलिये का प्रयोग, प्याज बोने के लिए कुरिये का प्रयोग और मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस का टॉपिक। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।